जिस वक्त उसके विमान की लैंडिंग हुई, और वहीं वो मौजूद है। तमाम अधिकारी भी वहां पर बने हुए हैं। एक बार मनोज जरा बताइए कि अभी अंदर कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन सी टीम मौजूद है, कितना समय लग सकता है जब तहव्वुर राणा इसी गेट से बाहर निकलेगा और फिर जो प्रक्रिया है वो आगे की शुरू होगी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि अभी प्रोसेस जो है वो अंदर शुरू हो चुका है, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि अंदर एनआईए के जो 7 अधिकारी तो मौजूद हैं ही, इसके अलावा गृह मंत्रालय के अंदर टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है। जो अभी कागजी कार्रवाई है, अंदर जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं वो कागजी कार्रवाई है, वो अंदर की जा रही है। और जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि क्योंकि उसको सीधा यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट लेकर जाना है, तो अंदर ही उसका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। अभी फिलहाल जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ से पहले एनआईए हेडक्वार्टर ना ले जाकर के मेडिकल चेकअप यहीं अंदर ही करवा लिया जाएगा, पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर, और उसके बाद सीधा यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के जाया जाएगा। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि आज छुट्टी है तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहां पर बैठते हैं, उनके सामने पेश करना होगा। लेकिन ये स्पेशल केस है, तो हो सकता है कि जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है वो भी खुली हो, तो ये अभी चीज़ें साफ नहीं हो पाई हैं। लेकिन इतना ज़रूर सूत्रों ने साफ कर दिया है कि यहाँ से सीधा उसको पटियाला हाउस कोर्ट में ही राणा को पेश किया जाएगा। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसको यहाँ से निकाला जाएगा। एजेंसीज के लोग तो साथ में मौजूद होंगे ही, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है, जो स्वाट कमांडोज हैं, वो यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है लेकर जाएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दरवाज़ा अभी यहाँ पर खुला है और कुछ मूवमेंट जो है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत अभी देखी जा सकती है, लेकिन अभी इंतज़ार करना होगा कि कितनी देर में राणा यहाँ से बाहर निकलता है, उसका अभी इंतज़ार करना होगा। लेकिन इस सड़क के दोनों तरफ की अगर मैं बात करूँ तो दोनों तरफ पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग जो है वो कर दी गई है, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, दोनों तरफ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड में भी एक साइड में बैरिकेटिंग कर दी गई है, एक साइड की बैरिकेटिंग खुली हुई है। लेकिन जब तहव्वुर राणा बाहर निकलेगा तो शायद इस रास्ते को भी बंद कर दिया जाएगा। और मेरे कैमरामैन आपको इस तरफ की तस्वीर भी दिखाएंगे। यहाँ पर भी जो आगे की तरफ काफ़ी दूर बैरिकेटिंग जो है वो पुलिस की तरफ से दोनों तरफ से कर दी गई है। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को भी साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जिस वक्त ये काफिला, ये जो कॉन्वॉय यहाँ से बाहर निकलेगा, उस वक्त ट्रैफिक जो है बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए, रास्ते में कोई गाड़ी नहीं आनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 3rd बटालियन की जो टीम है वो भी यहाँ पर अंदर ही मौजूद है, वो भी कॉन्वॉय में साथ ही रहेगी। उनके साथ 15 स्पेशल कमांडोज भी मौजूद होंगे। तो अब से थोड़ी ही देर का इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद राणा जो है, तहव्वुर राणा, इसी दरवाजे से, इसी गेट से, पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाला है और सीधा उसको यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट लेकर जाया जाएगा। जी, आप नजर रखिएगा, जैसे ही कोई हलचल होती है फौरन हमारे दर्शकों को बताइएगा। नीरज, एक बार फिर आती हूं मैं आपके पास, फिर गणेश का रुख करेंगे। एनआईए के अधिकारियों की तैयारी जाहिर है पूरी होगी, लेकिन कौन से वो सवाल जो अब तक चुनौती बने हुए थे एनआईए के सामने, लेकिन अब तहव्वुर राणा के आने के बाद वो आसान हो जाएंगे उन अधिकारियों के लिए भी और साथ ही देश की जनता के लिए भी, उस धमाकों से पीड़ित उन तमाम लोगों के लिए भी। हाँ बिल्कुल शिरीन, देखिए ये जो मामला है इसमें दरअसल हम ये तो जानते हैं कि 26/11 के हमले के जो पीड़ित हैं, जो 150 से ज़्यादा थे, 160 से ज़्यादा, उनको तो इंसाफ मिलेगा ही। जो 250 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिसमें विदेशी भी शामिल थे, अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे, इजरायली नागरिक भी शामिल थे। लेकिन उसके साथ साथ इस केस से, तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने से ये स्थापित हो जाएगा कि किस तरह से जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के न सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि जो आतंकी संगठनों के अलावा, लश्कर तैयबा के अलावा, हुजी के अलावा या जैश ए मोहम्मद के अलावा, किस तरह से जो पाकिस्तानी सरकार है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है, पाकिस्तान की आर्मी जो है, उनका गठजोड़ कैसा रहता है, वो किस तरह से भारत के खिलाफ हमले करते थे, भारत के खिलाफ किस तरह से साजिश रचते थे, वो कड़ियां जो है जोड़ी जाएंगी। क्योंकि ये तहव्वुर हुसैन राणा जो है, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जो हैंडलर्स थे उसके, जो कि जिसके बारे में कहा था मेजर इकबाल है, मेजर समीर अली है, इन सब के साथ वो टच में रहता था। और फिर वो जो भी इंस्ट्रक्शन होती थी वो डेविड कॉलमैन हेडली को देता था। डेविड कॉलमैन हेडली भारत में आकर मुंबई में ताज होटल, नरीमन हाउस, चबार्ड हाउस जितने भी हैं, दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज, दिल्ली के पहाड़गंज में चबार्ड हाउस यानी कि जो इजरायली जो धर्म का जो धार्मिक स्थल होता है, उन सब की रैकी करता था। वो इसके इंस्ट्रक्शन पर करता था और इसके इंस्ट्रक्शन पर फिर ये जो इंस्ट्रक्शंस होती थी ये तहव्वुर हुसैन राणा को जाती थी। तहव्वुर हुसैन राणा फिर आईएसआई को बताता था कि ताज होटल में किस किस जगह पर कहाँ पे सुरक्षा है, कहाँ पर आप जाके आतंकियों को भेज सकते हैं। उसके सैंड मॉडल यहाँ पर तैयार किए जाते थे ताकि अजमल कसाब और बाकी जो आतंकी हैं उनको वहाँ पर किस तरह से ड्रिल दी जाए कि वो जब अटैक करेंगे, बोट से आएंगे, अरब सागर से आएंगे, कराची से आएंगे, तो वो मुंबई में कहाँ अटैक करना है, उनको उन सब की जानकारियाँ जो थी वो ये दोनों देते थे, तहव्वुर हुसैन राणा। और कैसे करते थे? ट्रैवल एजेंसी की आड़ में बिजनेसमैन बनकर
वाइट कॉलर के अपना ऑफिस चलाकर, वो पता ही नहीं चल पाता था कि ये जो पहले शख्स जो था दाऊद गिलानी के नाम से जानता था, वो इस सब के लिए भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए अपना नाम चेंज कर देता है, डेविड कॉलमैन हेडली रख लेता है। किसी को शक नहीं होता है भारत में कि एक शख्स इतना बड़ा आतंकी अमेरिका से आया हुआ है, जो कि पाकिस्तानी मूल का नागरिक है, वो यहाँ पर आकर पूरे भारत की जो है रैकी करके चला जाता है। ताज होटल की मुंबई, अहमदाबाद, कौन सा शहर इन्होंने नहीं छोड़ा था। हापुड़ तक में जाकर ये तहव्वुर हुसैन राणा गया था, अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आया था, ऑफिस खोलना चाहते थे मुंबई में। तो ये सारी जो कड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान के साथ, स्टेट एक्टर्स के साथ, अभी तक तो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात आती थी, कि लश्कर की बात आती थी, ये स्टेट एक्टर्स है, ये सरकार है, पाकिस्तानी सरकार है, उनकी एजेंसियां हैं, वो किस तरह से भारत को 1000 कट देना चाहती, 1000 कट देना चाहती थी, यानी कि भारत को इतने घाव दिए जाए, क्योंकि सीधी की लड़ाई में आप नहीं जीत पाए थे कभी भी, 71 में, 65 में, 48 में, कारगिल युद्ध में, इसलिए आप भारत को इस प्रॉक्सी वॉर यानी आतंकवाद के जरिए घाव देना चाहते थे। और इन घाव देने के लिए उन्होंने चुना था ऐसे लोगों को जो पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े हुए थे, ISI से जुड़े हुए थे, और यहाँ तक कि अगर पकड़े भी जाएं तो आप उनको डिसोन कर दें, जैसे आज पाकिस्तान ने डिसोन कर दिया कि वो तो पाकिस्तान आर्मी छोड़ चुका था, वो तो कनाडा का नागरिक था, वो अमेरिका का नागरिक है, हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये इससे स्थापित होगा NIA की जांच में, इस हेडक्वार्टर के अंदर, जब राज उगलेगा सारे के सारे तहव्वुर हुसैन राणा कि किस तरह से वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करता था, डेविड कॉलमैन हेडली को। वो तस्वीर जो अभी तक धुंधली थी वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, उम्मीद यही की जा रही है। और देखिए हलचल भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बार जरा 2 तस्वीरें फिर से आप देख लीजिए। पालम एयरपोर्ट के बाहर भी वहां हलचल बढ़ती हुई, तो दूसरी तरफ पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भी हलचल बढ़ रही है, NIA दफ्तर के बाहर भी। गणेश, आपके पास आती हूं। जो नीरज कह रहे थे ना कि अब कड़ियां जुड़ेंगी, और जब ये कड़ियां जुड़ेंगी तो टेंशन पाकिस्तान की भी बढ़ेगी, क्योंकि अब तक नकारता रहा, अब तक सबूतों को झुठलाता रहा, लेकिन ये तो सबसे बड़ा, और मुंबई हमलों का ये मास्टरमाइंड सबसे बड़ा जिंदा सबूत है। जी बिल्कुल, और इनके टारगेट्स क्या क्या थे ये भी अब सामने आएगा, किसने वो टारगेट्स दिए थे ये भी सामने आएगा। अभी दिल्ली में हमने कुछ देर पहले बात की, तो मुंबई में भी मुंबई पुलिस और जो नोडल एजेंसी है यहाँ क्राइम ब्रांच जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन्होंने भी अपना काम किया है, और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड्स दिल्ली भेजे हैं, क्योंकि अब वहाँ NIA पहले कस्टडी लेने जा रही है। तो यहाँ से ही वहाँ तक सारी बातें पहुंचेंगी कि क्या 26/11 के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था राणा के बारे में, और उसी के आधार पे NIA कोर्ट पे वो बातें दलील रखी जाएंगी। अब आपको बता दें कि 26/11 जो हमला था, वो उससे पहले कई बार कोशिशें हुई थी मुंबई को लहूलुहान करने की। मई 2008 में हुई, अक्टूबर में हुई, सितंबर 2008 में हुई, लेकिन कुछ कारण ये अटैक्स हो नहीं पाए। और ताज, ट्राइडेंट, छबाद हाउस, ये सारे टारगेट्स बाद में आए थे, जब हेडली और राणा ने मिलकर ISI, पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर को ये बताया कि अगर हमको वॉर ही करना है, प्रॉक्सी वॉर जिसे हम कहते हैं, तो कहीं बम रख के चलेगा नहीं, क्योंकि इससे पहले न्यूक्लियर प्लांट्स की रेकी की गई थी, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस की रेकी गई थी, और प्लान ये था कि वहाँ पहले की तरह बम रखे जाएं, वहाँ बम ब्लास्ट करके एक तरह से बेगुनाहों की को मारे। लेकिन ये हेडली और राणा ही थे जिन्होंने ये बताया कि अगर हमको जंग ही करनी है तो हमको अलग अलग इंपॉर्टेंट जगहों पर लोगों को हॉस्टेज रखना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर हमें हमारे आतंकियों को घुसाकर जंग लड़नी पड़ेगी, और उसी तैयारी के साथ ये आए थे। तो मुख्य प्लान रेकी करने के बाद ही राणा और हेडली के कन्वर्सेशंस में सामने आया कि उन्होंने ये बताया कि CST, ट्राइडेंट, ताज होटल, छबाद हाउस, ये सारी जगह ऐसी है जहाँ पर शाम के समय बहुत भीड़ होती है। वहाँ पर अगर हम हमारे आतंकी भेजते हैं और वहाँ पर बंधक बना के रखते हैं, तो हम भारत के साथ कई दिनों तक जंग लड़ सकते हैं। तो ये इन दोनों का ही प्लानिंग था, जिसके आधार पे रेकी करने के लिए कहा गया था। यही यहाँ से कलेवा ले गए थे। आपको याद होगा कि 10 आतंकी जो अपने साथ आए थे, वो अपने साथ 4 से 5 दिन का खाना, ड्राई फ्रूट्स